नमो नमः मास्टर्स। स्वागत है आपका पीएमसी हरियाणवी के इस यूट्यूब चैनल पे। और वनस्पति विज्ञान की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे क्वांटम लाइफ की। और आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं क्वांटम लाइफ का 13वां एपिसोड। और जैसे आप सब जानते हैं कि क्वांटम लाइफ क्या है। वो वह जीवन है जो पूर्णतः चेतनता में जिया जाता है, चेतनता के साथ, जागरूकता के साथ जिया जाता है। और जागरूकता किसके प्रति? अपने प्रति भी, अपने आत्मा के प्रति भी, अपने आसपास के पूरे सभी लोगों के प्रति भी, सारी वस्तुओं के प्रति भी, पेड़ पौधों के प्रति और पशु पक्षियों के प्रति भी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने साथ साथ अपने आसपास की चीजों का संरक्षण करें और जागरूकता के साथ काम लें। तो हम सब इस जीवन में आए हैं, किस लिए आए हैं? अनुभवों के लिए, आत्मिक विकास के लिए। आत्मिक विकास अनुभव से संभव है। अब हमारी आत्मा अनुभव लेगी, उससे सीखेगी, उसके बाद ही जाके वो अब जो जीवात्मा जगत है वहां जाके उसको कार्य में लाएगी। हमें यहाँ पे जो भी अनुभव होते हैं वो हमारे कुछ कुछ सिखाने के लिए होते हैं। हम खुद उनको चुनते हैं और उसकी वजह से ही हम अपने आत्मा को और ऊंचा उठा पाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे को ये जो जीवन दिया गया है, ये शरीर दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, इसकी इसकी हेल्प से, इसके सहायता से ही हम वो अनुभव ले सकते हैं। लेकिन अगर ये रोगी होगा तो कोई कुछ नहीं हो पाएगा। तो पूर्णतः जब स्वस्थ होंगे, यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, तभी ये अनुभव हमारे काम आ पाएंगे, हम उनको सही से ले पाएंगे। नहीं तो वो सब दुख का कारण बन जाता है और फिर हम अपने कर्म को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा को बैलेंस करना है, उसको काटना है, बढ़ाना नहीं है। तभी हम अपनी आत्मा का विकास कर पाएंगे। तो चलिए आज ये जो क्वांटम लाइफ है ये कैसे हेल्प करेगी, इसके 3 पहलुओं से, आयुर्वेद, क्वांटम और पिरामिड से। तो चलिए शुरू करते हैं आयुर्वेद से। तो आयुर्वेद में आज मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर पूजा शरण को, जो कि हमें शाकाहार के बारे में थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक वर्णन करके बताएंगी कि वो कैसे इतना जरूरी है, क्यों इतना जरूरी है आत्मिक विकास के लिए। तो डॉक्टर पूजा। नमस्कार, मेरा नाम पूजा शरण है और मैं BAMS फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ भिवानी, हरियाणा से। और आज हम बात करेंगे शाकाहार सीज़न 2 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के जो शाकाहार आहार हैं, वेजिटेरियन डाइट कितने प्रकार की होती है। पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि वेजिटेरियनिज्म क्या होता है या शाकाहार क्या होता है। उसका मतलब है कि जो भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पक्षी, मछलियाँ या बाकी सारे जीव, उनको ना खाना, या फिर उनसे बने हुए जो अन्य खाने वाले पदार्थ हैं उनका त्याग करना, और सिर्फ जो प्लांट बेस्ड फूड है, पेड़ पौधों से मिलने वाला जो अन्न या अलग चीज़ें, सब्जियां वगैरह है, वो सब खाना शाकाहार है। पर हम तो ठहरे इंसान, और हम चूँकि हमारी आदत है हर चीज़ को अपने तरीके से बनाना, तो जितने भी रूल्स हैं वो हम अपने कंफर्ट और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ही बनाते हैं। इसलिए हमने शाकाहार को भी अपने सोच समझ के अनुसार, या कहें कि अपनी सहूलियत के अनुसार, 4 भागों में बांटा है। एक आता है ओवो लैक्टो वेजिटेरियन, यानी वो वेजिटेरियन डाइट जिसके अंदर अंडे और डेयरी प्रोडक्ट, यानी जैसे दूध से बनने वाले जो भी पदार्थ हैं, वो सारे, दही हो गया और हमारा पनीर हो गया, वो सारे इस वेजिटेरियन डाइट के अंदर आएंगे। दूसरा हो गया ओवो वेजिटेरियन, इसके अंदर एग इंक्लूड होंगे बट डेयरी प्रोडक्ट नहीं होंगे। तीसरा लैक्टो वेजिटेरियन, इसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट इंक्लूड होंगे, यानी दूध से बनने वाले जो पदार्थ हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे, पर एग या अंडे जो हैं वो इसमें नहीं आएंगे। चौथा हो गया वीगन। वेगन के अंदर कौन से आते हैं? इसमें वो लोग आते हैं इस डाइट को लेने वाले जो
कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते। तो ये जो हैं ये किसी भी एनिमल प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते। इवन जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध और दूध से बनने वाले जो पदार्थ है उनका भी ये उपयोग नहीं करते। तो इस डाइट लेने वालों को इस डाइट लेने वालों को वीगन कहा जाता है। तो ये सब तो हमने अपने अनुसार बना रखा है, पर मेरी समझ में जिस वेजिटेरियन डाइट के बारे में मैं आप लोगों को मैंने पिछले सेशन में बताया है या अब जिस विषय पर मैं बात कर रही हूँ उसमें मीट या एग या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए जो हमें एनिमल्स को मार के प्राप्त होता है या हमें एनिमल से मिलता है। हाँ, मिल्क या उससे जो बनने वाले जो पदार्थ हैं उनको मैं इसमें कंसिडर कर रही हूँ वेजिटेरियन डाइट में, पर इसके अलावा अन्य जो एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं उनको मैं इसके अंदर कंसिडर नहीं कर रही, बेशक वो एग ही क्यों ना हो। तो इसके साथ मैं बात कर रही हूँ प्योर सात्विक फूड की या और वेज फूड की, जिसमें प्राण हो, जो हमारे शरीर और मन दोनों के लिए ही अच्छा हो। तो अगर आप तय कर चुके हैं कि आप मांसाहारी से शाकाहारी बनना चाहते हैं, चाहे वो मैंने जो पहले वाले सेशन में बताया वो सुनकर, अगर ऐसा है तो ये मेरा सौभाग्य है। अगर आप में से एक भी वो सब सुनकर मांसाहार छोड़कर शाकाहार बनना चाहे या किसी भी कारणवश किसी को भी सुनकर आप त्याग करना चाहते हैं मांसाहार का, आपके मन में आता है कि नहीं मैं मांसाहारी हूँ, सही नहीं है, मुझे शाकाहारी बनना है, और आप इसका त्याग करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ जो आपके दिमाग में मेरे ख्याल से आएगी वो ये कि जो आपका न्यूट्रिशन जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होंगी। क्योंकि जो मांसाहार हैं उनकी ज़्यादातर मैंने ये सोच देखी है कि मीट खाने से उनकी प्रोटीन या बाकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उनकी पूर्ति होती है, जो उन्हें शाकाहार खाने में नहीं मिलेगी। तो हम सबसे पहले यही सोचेंगे आप कि मेरी जो न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट है, जो पोषक तत्व हैं, क्या वो मुझे प्रॉपर मिल पाएंगे शाकाहार खाने से। तो फ्रेंड्स, मैं इस बात को बहुत अच्छे से आपके सामने क्लियर कर दूं कि अगर हम एक अच्छे से प्लान्ड वेज डाइट लेंगे, वो आपको न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करेगी, साथ ही साथ हेल्थ भी प्रोवाइड करेगी, और वो मांसाहार भोजन के मुकाबले सस्ते होने की वजह से आपकी जेब पे पड़ रहे भार को भी कम करेगी। इसमें बस गौर करने वाली एक चीज़ है कि जो आपका मांसाहार भोजन है उसको आप ऐसे शाकाहार भोजन के साथ बदलें जो आपको जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं, प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, वो सारे प्रोवाइड करें। इसके लिए हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं जितनी भी दालें हैं, राजमा है, चना है, मूंग है, जितनी भी जो दालें हैं। उसके अलावा जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गई, अखरोट हो गए, ये सब। उसके अलावा टोफू, इसे हम सोया पनीर भी कहते हैं आम भाषा में, जो सोया मिल्क से तैयार किया जाता है। तो ये जो सारे जो सब्स्टिट्यूट्स हैं मीट के, ये शाकाहार हैं सारे, और ये आपको सारे पोषक तत्व, इवन जो मीट आपको नहीं भी दे सकता, वो सारे पोषक तत्व ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट्स हैं उनका भी यही मानना है कि जो पेड़ पौधों से मिलने वाला, शाकाहार से मिलने वाला जो प्रोटीन है वो ज़्यादा बेहतर और फ़ायदेमंद है आपके लिए भी और हमारी इस धरती के लिए भी। तो चलिए नज़र डालते हैं कुछ ऐसे ही शाकाहार भोजन पर जो पोषक तत्वों का हमारे लिए सोर्स है। तो बात करते हैं सबसे पहले दालों की। तो मटर, चना, राजमा, सारी दालें, मूंग, मसूर, अरहर, चना की दाल, ये जितने भी जो बीन्स हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने अंदर प्रोटीन जो पोषक तत्व है उसका ये सोर्स होते हैं। तो इनको हम किसी भी रेसिपी में ऐड करेंगे तो हमें प्रोटीन तो मिले ही मिलेगा, साथ ही उसका स्वाद भी बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अगला आता है सोया पनीर। ये सोयाबीन से बनाया जाता है और इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है। और सबसे बड़ी बात, हम इसको किसी भी भोज्य सामग्री में ऐड कर सकते हैं, जैसे जो हमारी फ्राइज़ हो गई, बर्गर हो गया या हमारी सब्जियां होगी, उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा पोषण हमें प्रदान करता है। अगली हम बात करते हैं हमारे
ड्राई फ्रूट्स की। जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, ये इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो जैसे हम कोई भी सब्जी बना रहे हैं उसके अंदर हम काजू डाल सकते हैं, या फिर किसी भी हलवा या फिर ऐसी चीज़ के अंदर हम बादाम डाल सकते हैं। जो पीनट बटर है उसको हम कोकोनट मिल्क के साथ मिला के एक अच्छी वो बना सकते हैं, जिससे आपका अच्छा ये स्वादिष्ट पेय पदार्थ बनेगा। तो इस तरीके से हम ड्राई फ्रूट्स को वैरायटी ऑफ वेज में यूज़ कर सकते हैं, या इन ड्राई फ्रूट्स को हम भिगो के भी खा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आपने नया नया शाकाहार अपनाना शुरू किया है मांसाहार भोजन को छोड़ के, तो आम सी बात है आपके अंदर क्रेविंग्स तो होंगी, आपका बार बार मन करेगा फिर से वो मांसाहार खाने का। आप देखेंगे तो आपका मन ललचाएगा। तो इसमें मेन बात सोचने की ये है कि आपका मन मीट खाने के लिए नहीं ललचा रहा। उससे जो प्रोटीन मिलता है, उसमें जो इतना मिर्च मसाला होता है, उस चीज़ के लिए आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, वो आपके अंदर लालच पैदा कर रहा है। तो एक सिंपल सा तरीका है, इसी तरह की कोई थोड़ी तीखी मिर्च मसाले वाली चीज़। आजकल बाज़ार में कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट मौजूद हैं जिनका स्वाद खाने में हमें, जो है वेजिटेरियन शाकाहार है, पर हमें उनका स्वाद खाने में मीट जैसा लगता है। तो हम उन चीज़ों को लेके आ सकते हैं, उनमें थोड़ा मिर्च मसाला डाल के ऐड करके खा सकते हैं, और धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी पूर्णतः ये जो मांसाहार को छोड़ के शाकाहार पे आने की। और इसके साथ साथ वो समय भी आएगा जब आपके मन में मांसाहार को देखकर कोई भी लालच या मुंह से लार टपकना बंद हो जाएगा। तो बस ज़रूरत है अपनी कुकिंग स्किल्स और क्रिएटिव पावर्स को मिलाने की, और आपकी जो क्रेविंग्स है ये आसानी से शांत हो जाएंगी। तो अब अगर आप फैसला कर चुके हैं मांसाहार को त्याग कर शाकाहारी बनने की, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इसका मतलब है आप ऑलरेडी एक हैप्पियर और हेल्दियर खुद के वर्जन के रास्ते पे चल पड़े हैं। आप आज और अभी से और ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप ये चिंता कर रहे हैं स्वाद के बारे में कि वेजिटेरियन डिशेस कौन कौन सी होती हैं जो हमें उतना ही स्वाद और साथ साथ उतना ही पोषण के हमें प्रदान करेंगी, तो मेरा यकीन कीजिए, वेजिटेरियन डिशेस नॉन वेज से भी बहुत ज़्यादा अधिक स्वादिष्ट और पोषक होती हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप एक बार वेजिटेरियन डिशेस को खाना शुरू कर देंगे तो आपका मन भी नहीं करेगा मांसाहार को वापस अपनाने का। एक तो जो शाकाहार जो भोजन है वो बहुत आसानी से आपको सब्जियां और सब फल दालें वगैरह सब आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। दूसरा, वो मांसाहार के बदले किफ़ायती हैं, सस्ते हैं। तीसरा, उनका स्वाद बहुत अच्छा है। और चौथा, सबसे बड़ी बात, वो आपके शरीर और मन दोनों के लिए ही हेल्दी है। तो देखिए कितने फ़ायदे हैं मांसाहार छोड़कर शाकाहार अपनाने के। और यकीन मानिए जितनी भी आपके पसंदीदा जो डिशेस हैं वो बहुत इजीली, बहुत आसानी से वो शाकाहार बन सकती हैं। अगर आप उनके अंदर मांस मीट वगैरह या जानवरों से मिलने वाले जो पदार्थ हैं वो अगर आप यूज़ करते हैं, तो आप इजीली अपनी इमेजिनेशन, जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, उनको आप इस्तेमाल करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं जो शाकाहार चीज़ें हैं उनसे। और ऐसा करने पर आप पाएंगे एक ज़्यादा बेहतरीन, ज़्यादा लजीज और ज़्यादा पोषक जो वर्ज़न है अपने व्यंजन का। तो अब जब आप बाज़ार में सामान खरीदने जाएं, तो जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके शाकाहार जो आपके व्यंजन हैं उनको जो स्वादिष्ट बने, वो सब चीज़ें लेके आएँ। निश्चय ही ये तो होगा कि जो भी दालें हैं या जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब तो आपकी बास्केट में होने ही होने चाहिए जब आप शॉपिंग करने जाएं। उसके अलावा जो सोया पनीर है या दही है या दूसरे दूध से बनने वाले व्यंजन, चीज़ वगैरह आप लेके आ सकते हैं, जो आपके जो व्यंजन हैं उनमें काफ़ी स्वाद ऐड करेंगे। उसके अलावा जो मौसमी सब्जी या जो फ्रूट्स हैं वो आप ज़रूर लेकर आएँ। तो ये इसी तरह के कुछ आसान छोटे छोटे बदलाव जो आपके स्वाद को भी नहीं बिगड़ने देंगे और आपके शाकाहारी बनने के प्रण को भी नहीं टूटने देंगे, इनका आप अपने विचार, अपनी बुद्धि के अनुसार आप प्रयोग करें। अब आप शाकाहार अपनाने जा रहे हैं या आप शाकाहारी हैं,
तो आप जब भी शॉपिंग करने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, तो आप अपने अनुसार जो भी आपको लगता है कि हाँ ये नॉन वेज नहीं, आप वो चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन जो मार्केट है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका आपको अंदाज़ा भी नहीं है और वो शाकाहार के अंदर नहीं आते, वो मांसाहारी हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो दिखने में ऐसा नहीं लगता, बहुत ही सिंपल है, जिन्हें हम डेली खाते भी हैं ये समझ के कि वो शाकाहारी हैं, पर असल में वो शाकाहारी नहीं होते। उनमें कोई ना कोई एनिमल प्रोडक्ट यूज़ किया होता है। तो ऐसे कुछ कॉमन अगर हम चीज़ों की बात करें तो जैसे कि चीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो वेजिटेरियन नहीं होती। बहुत सारी चीज़ हैं जो एनिमल प्रोडक्ट से मिलती हैं, बनती हैं, जैसे पार्मेसन ग्राना। तो जब भी आप चीज़ लें तो उसके ऊपर जो रेड और ग्रीन डॉट है उसको चेक करके लें। जो ग्रीन डॉट है वो वेजिटेरियन शाकाहार होगा, जो रेड डॉट होगी वो नॉन वेज होगी। इसके अलावा जो डेजर्ट्स हैं जैसे आइसक्रीम हो गई या केक हो गया, इस तरह के जो पदार्थ हैं उनके अंदर भी हम देखते हैं कि जो नॉन वेज चीज़ें हैं वो यूज़ की जाती हैं। कुछ जो योगर्ट हैं, चीज़ केक्स हैं, आइसक्रीम है और बाकी डेजर्ट हैं, उनके अंदर मीट यूज़ किया जाता है। तो ये भी आप जांच करके ही लें। इसके अलावा जो स्वीट्स या कैंडीज़ मतलब टॉफ़ीज़ आते हैं, जो आपने मार्शमेलोज़ देखे होंगे या आपने एक चिपचिपी जेली जैसा पदार्थ देखा होगा या जेली केक आपने देखा हो, ये जो है इनके अंदर भी एनिमल प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। तो इनको भी आप अवॉइड करें या आप जांच के इनका प्रयोग करें। इसके अलावा कुछ रेडी टू ईट सॉसेस हैं या थाई करीज़ वगैरह हैं, उनके अंदर भी एनिमल प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है। और कुछ बिस्किट के ब्रांड भी एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। कुछ डब्बा बंद सूप और बाकी जो डब्बा बंद स्नैक्स वगैरह आते हैं उनके अंदर भी जानवरों से मिलने वाला जो मीट मांस वगैरह है, इन एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। जो भोजन को रंग देने वाले जो पदार्थ आते हैं, जैसे कलरिंग एजेंट्स, जो हम खाने का रंग ऐड करने के लिए जो हम उसमें डालते हैं, वो भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। तो अगली बार से आप जब भी बाज़ार में शाकाहार पदार्थ लेने जाएं तो इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और जो जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पे एक रेड और एक ग्रीन डॉट होती है, उसको आप चेक करें। तो रेड डॉट का मतलब वो शाकाहारी नहीं है और ग्रीन डॉट है तो आप उसे ले सकते हैं। अंत में आज के सेशन का समापन मैं हमारे जो बिलर्ड पत्री जी हैं उनके द्वारा दिए गए शाकाहार के का जो संदेश है उसके साथ करना चाहूँगी। तो पत्री जी कहते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे पास थर्ड आई है कि नहीं, मैं चाहता हूँ तुम शाकाहारी बनो। मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है कि नहीं, मुझे तुम्हारे चक्रात से मतलब नहीं है, तुम एस्ट्रल ट्रैवल कर चुके या नहीं, तुम्हें कितनी नॉलेज है एस्ट्रल वर्ल्ड, कैजुअल वर्ल्ड्स या सुप्रा कैजुअल वर्ल्ड्स के बारे में। मुझे सिर्फ मतलब है तो तुम्हारे दिल में कितनी दया, कितना प्रेम, कितने करुणा के भाव हैं। जो एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं तुम्हारे अलावा जो यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं इस धरती पे, उनके लिए मैं चाहता हूँ जितने भी जानवर, पक्षी, मछलियाँ, वो खुशी खुशी इस अर्थ पे रहें जैसे हम रह रहे हैं। मैं हमारी जो मदर अर्थ है उसे खुश और हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। तो आप सभी वेजिटेरियन बने, मांसाहार को त्यागें और शाकाहार अपनाएं। धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने इतने ध्यान से और इतने अच्छे से अपना कीमती समय देकर मुझे सुना। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी ऊर्जा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। और जैसे कि आज हमारा नेक्स्ट एपिसोड है क्वांटम लाइफ का, तो आज हम क्वांटम में बात करेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स की। तो ये टर्म मुझे लगता है कि हम सभी के लिए नई सी टर्म है। तो आइए इसे जानते हैं हम कि क्या है हैप्पीनेस इंडेक्स और क्यों ज़रूरी है ये हैप्पीनेस इंडेक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ बड़ा सारा हैप्पीनेस इंडेक्स। और हैप्पीनेस एकदम सुनते ही सभी को ऐसा लगता है कि खुशी, और वो जो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है हम सबकी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, खुशी क्या है। जब आप अपने मेंटल और इमोशनल लेवल पर एक पॉजिटिविटी, एक अच्छी चीज़, एक खुशी, ऐसी चीज़ें महसूस करते हैं
तो उसको हम खुशी कहते हैं या हैप्पीनेस कहते हैं। और ये होना मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है किसी की भी लाइफ में। अगर खुशी ना हो किसी की ज़िंदगी में तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है उनके पास। और अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है, ऐशो आराम है, पर खुशी नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनसे उनके पास कुछ है ही नहीं। और अगर किसी के पास ठीक है लिमिटेड सा है सब कुछ, पर एक अंदर की जो सेटिस्फेक्शन है, खुशी है, फैमिली का प्यार है, ये चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे अमीर आदमी वही है दुनिया के। तो हैप्पीनेस की बात करी हमने कि हैप्पीनेस क्या है, अब बात करते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। हैप्पीनेस इंडेक्स, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे एक इंडेक्स दे दिया गया किसी भी चीज़ का बनाना है, जैसे मेरे पास 5-6 बच्चे हैं तो उनका हाइट वेट कितना है, एक उनका चार्ट बनाना, उसी तरह से हैप्पीनेस का इंडेक्स, हैप्पीनेस का चार्ट, तो ये वर्ल्ड वाइड सभी कंट्रीज का हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया जाता है। हर साल अलग अलग कंट्रीज अलग अलग पोजीशंस पर रहती हैं, कभी कोई कंट्री फर्स्ट पे जा रही है, कभी कोई जा रही है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे तैयार किया जाता है कि सर्वे जो कराया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर इंडिया में सेंसिस होते हैं, सेंसिस में देखा जाता है कि वोटिंग के लिए, तो इस तरह से हैप्पीनेस के लिए जो है सर्वे कराया जाता है और वहाँ पर लोगों को कहा जाता है कि आप कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं अपनी जिंदगी से। 0 से लेकर के 10 तक, 0 से लेकर के 10 तक अपनी खुशी को, अपनी हैप्पीनेस को स्केल करिए। तो जैसे ही सर्वे के बाद जो रिकॉर्ड्स आ जाते हैं कि इतने लोग इतने स्केल पर, मतलब कोई 10 स्केल पर खुश है, मतलब इतनी खुशी है कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है। कोई हो सकता है किसी का स्केल पर जो स्कोरिंग है वो 2 हो, 3 हो, इट कैन डिपेंड ऑन देयर सिचुएशन, उनकी सिचुएशन पर डिपेंड कर सकता है। तो इस तरह से जब वो लास्ट में सभी रिकॉर्ड्स आ जाते हैं तो उसका एक एवरेज लिया जाता है और उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि कंट्री कितनी खुश है, कितनी खुशहाल है। तो इस तरह से हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है कंट्री वाइज, और लास्ट में अकॉर्डिंग टू स्कोर, जितना भी कंट्री का स्कोर आता है उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड किया जाता है कि इस बार का हैप्पीनेस इंडेक्स कौन लीड कर रहा है, कौन फर्स्ट पर आ रहा है, कौन लास्ट पर आ रहा है, इस तरह से। उसके बाद बात करते हैं कि हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, जैसे कि मैंने कहा कि हर साल ये किया जाता है और 2012 से किया जा रहा है। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2021 है, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस हर जगह फैला हुआ है, तो उसके चलते हुए कैसे हैप्पीनेस इंडेक्स, उनका क्या मोटिव है, सर्वे किस बेसिस पर किया जाएगा। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 है वो सबसे पहले फोकस करेगी कि आपकी कंट्री में कोविड-19 के, यानी कि कोरोना वायरस के इफेक्ट्स कैसे हैं और लोग कैसे उससे जूझ रहे हैं, क्या वहाँ पर सभी साधन हैं, और साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट है वो क्या स्टेप्स ले रही है कंट्री वाइज उसको टैकल करने के लिए। तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 है वो इस पर बेस्ड रहेगा। हर साल कोई ना कोई थीम लेकर के आता है सर्वे करने के लिए, कोई ना कोई थीम रहता है, उसके बेसिस पर ही वो सर्वे हो पाता है। तो इस बार 2021 का जो मेन फोकस है वो है कोविड-19 के इफेक्ट्स कंट्री में, देश में, और उसको कैसे सरकार जो है हैंडल कर रही है उसके ऊपर। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि हर साल जैसे कंट्रीज निकाली जाती हैं कि कौन फर्स्ट पर है, कौन लीड कर रहा है। तो यहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में से कुछ कंट्रीज के नाम मैंने यहाँ टॉप 5 कंट्रीज के नाम दिए हैं यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर है फिनलैंड, फिनलैंड को फिर आगे सेकंड नंबर पे डेनमार्क, फिर स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, एंड लास्ट में फिर फिफ्थ नंबर पर, सॉरी लास्ट नहीं, फिफ्थ नंबर पर है नॉर्वे। ऐसे करके 149 कंट्रीज, 149 कंट्रीज की लिस्ट है प्रॉपर कि कौन सी कंट्री कितने नंबर पर आ रही है। तो मैंने अभी यहाँ पर टॉप 5 कंट्रीज के नेम्स दिए हैं। तो ऐसा अब हम सबके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ऐसा क्या है कि ये कंट्रीज नंबर 1 पे हैं और हमारी कंट्री नंबर 1 पर नहीं है। तो आगे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं कि किन फैक्टर्स पर जो है हैप्पीनेस इंडेक्स रिकॉर्ड किया जाता है, क्या क्या मेजरमेंट्स देखे जाते हैं, क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं कि वो कंट्री खुशहाल है या नहीं है। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र जो है हमारा, और जैसे जो हमारा आर्थिक स्तर है
वहां पर हमारे पास कितनी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे, ये नहीं कि किसके पास ज्यादा पैसा है, नहीं। यहाँ पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी में जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि सेटिस्फेक्शन कितनी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि किसी के पास बहुत पैसा है पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो खुश नहीं है, वो खुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, खुशी का एक कारण ही नहीं है, तो वो कैसे कोई खुश होगा। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी में आपका सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ वर्क, मतलब आप जो काम कर रहे हैं कितने दिल से कर रहे हैं। कई बार होता है कि हम घर में काम कर रहे हैं और बिल्कुल मन नहीं है काम करने का, पर हमें जबरदस्ती किसी ने कहा है, तो वहां पे आप खुश नहीं हो, वहां पे आप खुश हो ही नहीं सकते। और एक काम अगर आपको किसी ने कहा है या नहीं कहा है, फिर भी आप बड़े दिल से कर रहे हो कि मेरा घर है, ठीक है, मुझे इसको अच्छा रखना है, या आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो ये सोच के नहीं कर रहे काम की जबरदस्ती दे दिया गया है। वहां पर आपकी एक सेटिस्फेक्शन है, एक इनर खुशी है कि मुझे ये काम करना है, मेरा काम है, तो वो एक जो सेटिस्फेक्शन की और जो खुशी की फीलिंग है ना, वो होनी जरूरी है। उसके बाद जैसे लेजर टाइम, रिलेशनशिप्स, यानी कि आप जैसे अपने घर में आपका रिलेशन किसी के साथ भी, कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो पेरेंट्स के साथ हो सकता है, वो बच्चों के साथ हो सकता है, पड़ोसी के साथ हो सकता है, वो कितना अच्छा है। अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आपको, मतलब जो मेन खुशी का कारण है, मुझे लगता है वही चला जाएगा। अगर आप घर में जा रहे हैं, ऑफिस से थक हार के गए, ऑफिस में मान लो आपके रिश्ते अच्छे नहीं है साथ वाले लोगों के साथ, तो आप वहां से लड़ाई करके जा रहे हैं, घर पे जाकर के फिर वही माहौल, क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा नहीं है ना, तो अगर अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली या तो लड़ाई होगी या खिंचातानी होगी, तो वो आप खुश तो हो ही नहीं सकते ऐसे माहौल में। तो आपके रिलेशनशिप्स, उसके बाद एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट कितना अच्छा है। आप देखिए कि आप जब अच्छे साफ सुथरी जगह में बैठते हैं तो आपका एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी कैसी होती है। आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका एनवायरनमेंट कैसा होता है, एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग रहती है। और एक एनवायरनमेंट में गंदगी हो, नेगेटिविटी से भरा हो आपका एनवायरनमेंट, तो आप खुश कैसे होंगे। और साथ में फ्रीडम एंड कंट्रोल, मतलब कि आप किसी चीज से अगर जैसे बंध जाते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं पर आपको किसी चीज से बांध दिया गया कि नहीं तुमने ये नहीं करना है, हो सकता है कि आपके भले के लिए कहा गया हो आपके पेरेंट्स के द्वारा, पर उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, तो आप उस मोमेंट में खुश नहीं होते। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इनके ऊपर डिपेंड करती है हमारी खुशी, हम कितने खुश हैं। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पर आप अपने जो स्केल को, मतलब 0 to 10 का स्केल जो दिया गया है, उसके बेसिस पर आप अपनी खुशी बताते हैं कि मैं इतना खुश हूँ। और जब वो इतने लोगों का, मतलब पूरी कंट्री में से जितने लोगों का सर्वे किया जाता है, उसके रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, फिर उसका बाद उसका एवरेज निकाला जाता है। उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो कंट्री का स्केल कितने नंबर पे रहेगा आउट ऑफ 149। तो 149 देशों में से हमारा देश कहाँ आ रहा है, वो हर एक इंसान की खुशी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा मोटिव क्या है कि हम हर जगह सेटिस्फेक्शन रखें। अगर हर जगह सेटिस्फेक्शन रहेगी तो खुशी अपने आप ही रहेगी। और मुझे लगता है कि जब हम सब सेटिस्फाई हो जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि एक दिन जब हम ये सारे फैक्टर्स में अच्छी चीजें ढूंढने लगेंगे, अच्छे से ध्यान करने लगेंगे, शाकाहार को फॉलो करने लगेंगे, तो आधी पॉजिटिविटी वहीं आ जाएगी, आधी से ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। और जब पॉजिटिविटी आ जाती है तो मैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि खुशी क्या है, कि आपके मेंटल इमोशनल लेवल पर एक पॉजिटिविटी का रहना, एक सेटिस्फेक्शन का रहना, वही तो खुशी है। और खुश होंगे तो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स ऑब्वियसली अच्छा होगा। उसके बाद एक चीज की और हम बात करते हैं कि फैमिली हैप्पीनेस, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस होना बहुत जरूरी है। अगर परिवार में आपकी खुशी नहीं है तो आप कैसे, मतलब मुझे लगता है कि सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल है अगर फैमिली में हैप्पीनेस नहीं है। क्योंकि आप दिन भर की थकान होती है जब आप ऑफिस में या कहीं भी काम करते हैं, और घर जाके फैमिली ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जाकर के सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक रिलैक्स फील होता है। फैमिली सिर्फ उतनी नहीं है आपकी कि आप घर गए, वहां पर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी कि दादा दादी हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं। परिवार सिर्फ उतना नहीं है, परिवार आपका पूरा पूरा जगत परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं हम,
ठीक है। तो आप जब घर जाते हैं तो आसपास के पेड़ पौधों के पास आप बैठते हैं, वो भी आपका परिवार है। आसपास में जितने भी जानवर, पक्षी, पशु जितने भी हैं, सब हमारा परिवार है। इनके पास जाकर के तो हमें अच्छा लगता है। तो एक फैमिली हैप्पीनेस का होना बहुत जरूरी है। और फैमिली हैप्पीनेस एक बहुत बड़ा कारण है हैप्पीनेस इंडेक्स में। मतलब अगर हमारी फैमिली खुश है, अगर हम लोग खुश हैं, तो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स भी अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज मैंने जो कुछ भी यहाँ पर बताया, वो आप सबके लिए नई बात जरूर थी। और मुझे आशा है कि हम सब लोग जो है एक सेटिस्फेक्शन अपने परिवार में अच्छा माहौल बना करके रखेंगे। अपने जहाँ पे हम काम करते हैं, वर्क प्लेस है, वहाँ पर एक अच्छा माहौल बना करके रखेंगे। और सभी एक खुश मिजाज रहकर अगर हम रहेंगे तो हमारा जो देश है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। और जैसे कि अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, जैसे अभी बात कर रहे थे कि हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 की, कि वो मेन फोकस करता है कोविड-19 में। हम हर रोज सुनते हैं, हर जगह नेगेटिविटी है। न्यूज चैनल खोला, वहां पर इतने अभी जूझ रहे हैं कोरोना से, इतनों की मृत्यु हो गई है। तो यही न्यूज, यही नेगेटिविटी है हमारे पास हर जगह। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितनी हो सके उतनी पॉजिटिव न्यूज, जितनी हो सके उतनी पॉजिटिव बातें करें। कि अगर इतने आज के दिन में इतनी मृत्यु हुई है, तो आप ये देखिए कि उसी दिन में 3 लाख प्लस रिकवर भी तो कर रहे हैं लोग। हैप्पीनेस ढूंढनी पड़ती है, नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट जरूर हो जाती है। 5 गुना ज्यादा नेगेटिविटी आपके जल्दी अट्रैक्ट होती है। पर हमें हर जगह खुशी देखनी है, हैप्पीनेस देखनी है। और मुझे जो लगता है कि अभी पेंडेमिक जैसे चल रहा है, और बीइंग अ डॉक्टर मुझे हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। तो मुझे हमेशा से ऐसा ही लगता है कि जितना हम पैनिक हो जाते हैं ना, कि कोविड हो गया, कोरोना हो गया, अब क्या होगा, बस अब तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब पैनिक मत करिए। आप जब तक अपने अंदर आपकी विल पावर है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, कोरोना मुझे कुछ नहीं करेगा, जब तक आपके अंदर ये पॉजिटिविटी है ना, तो वाकई ही आप ठीक हो जाएंगे। पर अगर आप ऐसे नेगेटिविटी दिमाग में लाने लगेंगे कि मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो वो आपकी कंडीशन को वर्सन ही करेगा। बेस्ट ये ऑप्शन यही है कि आप क्वारंटाइन में हैं, अगर पॉजिटिव हैं, नहीं हैं, किसी भी कंडीशन में आप ध्यान करिए। एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, मेंटल शांति जब हो जाएगी ना, मानसिक स्तर पर शांति हो जाएगी, तो आपके पास हैप्पीनेस अपने आप आने लगेगी, खुशी अपने आप आने लगेगी। और जब खुशी आने लगेगी, एक सेटिस्फेक्शन आने लग जाएगी ना, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये जितना भी बाहर माहौल है, ये सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि आप खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, और बहुत ही अच्छे से हम अपने देश को आगे लेकर के जाएं। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में किसी ना किसी दिन हमारा देश भी नंबर 1 पर होगा। और इसी के साथ अब मैं डॉक्टर ख्याति को बुलाना चाहूंगी कि वो आज के हमारे सेशन में पिरामिड के टॉपिक पर रोशनी डालें। डॉक्टर ख्याति प्लीज। तो थैंक यू डॉक्टर ऊर्जा, इतना सुंदर वर्णन करने के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स का। यानी खुशी खुशी किस तरीके से होती है? क्या वो भौतिक खुशी है? नहीं। क्या वो आत्मिक खुशी है? हाँ। लेकिन वो सुख, वो क्या चीज है, उसको हम कैसे अनुभव करते हैं? ध्यान के थ्रू अपने अंदर एक संतुष्टि की भावना होती है हमारे अंदर, तभी वो खुशी खुशी कहलाई जाती है। तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे हमारा आखिरी पहलू, यानी हमारा पिरामिड। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये है हमारे पिरामिड। पिरामिड के बारे में तो बहुत कुछ हम जानते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा और जान लेते हैं। वही चीज है, लेकिन फिर भी पिरामिड ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत सारे रहस्य हैं। एक छोड़ो, बहुत रहस्य मिलेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पिरामिड का एक मॉडल है, उसका एक आकार है जो हम कभी भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो इस तरीके का ये जमातिया ढांचा है, इसके ये 4 चौकोन का बेस यानी आधार है, और ये त्रिकोण है जो उसकी साइड है, यानी इसका किनारा है। ये ऐसी 4 साइड्स होती हैं। पिछले भी कई एपिसोड्स में इनके बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। और
ये जो बीच में यहाँ ये जो जगह है इसको एपेक्स कहते हैं। इसका जो कोण होता है ना, यहाँ से सारी ऊर्जा अंदर आती है। और ये जो एंगल है ये होता है हमारा 51 डिग्री 52 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। इतना ये वाला एंगल धरती के लिए, हमारी धरती के लिए ये वाला जो कोण होता है ये सबसे उत्तम है। और यही कोण जो है ये सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इस पिरामिड के अंदर लेके आता है। और ये जो जगह है ये जो है यहाँ पे वो सारी ऊर्जा जाके एकत्रित होती है। इसको इस तरीके से समझते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है पिरामिड वैली की। अब पिरामिड वैली के अंदर जो ये जगह बनी है ये किंग्स चैम्बर है। एक तरह से ये आधार से 1/3 हाइट पे है और यहाँ से ऊपर से सारी ऊर्जा इस जगह पे एकत्रित होती है। गीजा के पिरामिड्स को भी देखें तो वहां पे भी किंग्स चैम्बर यानी शाही कक्ष वो होता था जहां पे राजा की जो मम्मी होती थी उसको लिटाया जाता था। उसका कारण था कि यहाँ सबसे ज्यादा ऊर्जा एकत्रित होती है, इसीलिए वो कभी खराब नहीं हुई। मम्मी होंगी लेकिन वो खराब कभी भी नहीं हुई। और वहां पे एक अलग तरह की ऊर्जा हमेशा संचरित रहती है। अगर पिरामिड में आप कभी गए हो, वहां पे देखा हो, वहां हमेशा इस तरह की एक शांतिपूर्ण ऊर्जा वहां रहती है। और आप ये समझिए कि इतने पुराने हो गए हैं वो, फिर भी वैसे ही खड़े हैं। उनका कोई पत्थर इधर उधर कोई हिला भी नहीं सकता। और यहाँ पे सारी ऊर्जा एकत्रित होती है। और भी जगह पे ऊर्जा होती है लेकिन सारी ऊर्जा यहाँ सबसे ज्यादा एकत्रित होती है और फिर वहीं से वो सकारात्मक ऊर्जा बन के आगे आगे विस्तृत होती है। तो पिरामिड क्या है? 2 शब्दों से बना है, पायरा और मिड। पायरा का मतलब हुआ ऊर्जा यानी अग्नि, और मिड यानी मध्य। और ऐसी आकृति जिसके मध्य में ऊर्जा है या अग्नि है वही होता है पिरामिड। तो उस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये इस तरीके का एक ढांचा है और इसका जो ये फॉर्मूला होता है इससे आप खुद भी पिरामिड को घर पे बना सकते हैं। तो आधार जो है इसका उसको 0.951 से गुना कर दीजिए और ऊंचाई को आधार से 0.636 से गुना कर दीजिए। और जो शाही कक्ष की ऊंचाई है वो आपको बताया है कि जो आधार है उससे 101 की है। और यहीं पे किंग्स चैम्बर में यानी शाही कक्ष में सबसे ज्यादा, विश्व की सबसे ज्यादा ऊर्जा एकत्रित होती है। पिरामिड वातावरण में जो स्थित ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसको नीचे रखी किसी भी वस्तु या सामग्री में समाविष्ट कर देता है। और यह ऊर्जा की तरंगे खुली आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका जो प्रभाव है जड़ चेतन पे देखा जाता है। यानी आप जब वहां जाएंगे तो आपको ऐसी ऊर्जा दिखेगी नहीं, लेकिन आप उसे अनुभव कर पाएंगे। किसी भी, अगर आप घर पे भी कोई पिरामिड बनाते हैं तो आप उसकी ऊर्जा को अनुभव कर पाएंगे, आपको दिखाई नहीं देगी। तो आज का जो विषय है वो है रिसर्चर्स व्यू ऑन पिरामिड, यानी PSSM की एक किताब है पिरामिड एनर्जी और पिरामिड पावर। और ये जो किताब है इसमें बहुत सारे जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट रहे हैं, मास्टर्स रहे हैं, उन्होंने अपने अपने अनुभव और अपने अपनी जो उनको समझ में आया, उन्होंने पिरामिड पर कुछ अनुसंधान किया और उनको जो समझ में आया, जो चीज मिली, वो उसमें उन्होंने जो बताए हैं उस किताब में वो सारी एक जगह पे एकत्रित करके रखे गए। और उनके क्या व्यूज है, उनके क्या विचार है पिरामिड को लेके, इसको हम थोड़ा सा और जानेंगे। तो सबसे पहले लेखक विनफ्री और डेविड विलकॉक, इन्होंने जो बुक लिखी थी द रीइंकार्नेशन ऑफ एडगर काइस, इनकी जो पुस्तक है द रीइंकार्नेशन ऑफ एडगर काइस में शोध के अनुसार पाया कि जहां पिरामिड स्थापित किए गए थे वहां पर अधिक मौसम खराब होने पर भी चारों तरफ का जो वायुमंडल था उस पर मौसम का प्रभाव कम देखा गया और सुरक्षित पाया गया। मतलब आसपास बहुत बुरा मौसम था लेकिन फिर भी उस जगह पे उसका प्रभाव नहीं होता, कम था और वो काफी सुरक्षित था। लेखक प्रोफेसर SM किलमेंको और डॉक्टर DN नसिक MD द्वारा लिखित जो पुस्तक है इवानोव्स्की R&D वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, रशियन अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस के एक शोध में देखा कि एक दवा को पिरामिड के नीचे रखने के बाद भी दी गई तो उसे 3 गुना ज्यादा प्रभाव आया। मतलब आप ये समझिए
कि इतना शक्तिशाली है, पिरामिड के अंदर इतनी पावर एकत्रित है कि होती है कि वो किसी भी वस्तु या सामग्री, इवन वो अगर दवाई भी है, उसकी भी कार्य जो कार्मिकता है उसको बढ़ा देती है। तो जो लेखक हैं हमारे विंफ्री और डेविड विल्कोक, इन्होंने भी पाया कि आसपास का वायुमंडल सुरक्षित था, और जो फूड, जो खाना वो रख रहे थे उसके अंदर वो चार्ज हो रहा था, पानी वो चार्ज हो रहा था, वो भी काफी अच्छा था, उसका स्वाद भी बढ़ा था। लेखक डॉक्टर सैम समीर ओस्मानगिच बोस्निया में, ये जो थे बॉस्नियन पिरामिड के संस्थापक हैं। इन्होंने वहां पे 5 पिरामिड बनाए थे पिरामिड, और उनका नाम था बॉस्नियन पिरामिड ऑफ सन, मून, मदर अर्थ, लव, और एक और सन, मून, कॉस्मोस। इस तरीके के उन्होंने पिरामिड बनाए थे। और वो बताते हैं कि बॉस्निया में जो पिरामिड ऑफ सन था उसकी ऊंचाई 220 मीटर है, जो कि ग्रेट पिरामिड जो है गीजा का उससे भी बड़ी है, उससे भी लंबी है, क्योंकि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो है वो 147 मीटर की ऊंचाई का है। और जो पिरामिड ऑफ सन है उसके अंदर बहुत बड़ी गुफा के रूप में भूल-भुलैया जैसा रास्ता है। अभी तक जो खोज में पाया गया है कि पिरामिड ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भंडार है, और इस ऊर्जा के भीतर अनेक तरह की किरणें, जैसे अल्ट्रावेव्स, इंफ्रारेड रेस हो गई, मैग्नेटिक रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस तरह की जो किरणें हैं वो विद्यमान है। अब यही किरणें जो होती हैं वो हेल्प करती हैं, वो सहायक होती हैं किस चीज में, जो हम सकारात्मक ऊर्जा की बात करते हैं, उन तरंगों को जब आप पिरामिड के अंदर, जब किसी भी पिरामिड के अंदर हम रहते हैं या बैठते हैं या कोई भी चीज रखते हैं, वही तरंगे पिरामिड की जो सकारात्मकता के साथ जाके वही तरंगे उन चीजों को सही करती हैं। हम अगर बैठते तो हमें मानसिक रूप से शांत करती है, खाना रखते हैं तो खाने को स्वादवर्धक कर देती है, और उसका जो कार्मुकता है वो भी बढ़ा देती है, वो अच्छा बन जाता है। इस तरीके की वो जो बदलाव आते हैं खाने में और हर चीज में, पानी में इतने सारे गुण आ जाते हैं, वो उन तरंगों की वजह से ही आते हैं। तो लेखक क्रिस्टोफर डुन ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि जो पुस्तक है इनकी, द माइटी क्रिस्टल फ्रॉम द गीजा पावर प्लांट, इन्होंने इसमें भी ये लिखा, गीजा पावर प्लांट कहा गया सबसे पहले तो। क्यों कहा गया, उन्होंने कहा कि जो बताया कि जो गीजा का पिरामिड है वो एक पावर प्लांट की तरह काम करता है, उसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि उससे बिजली तक जनरेट हो सकती है, इतनी ऊर्जा है। तो आप समझिए, अगर इतनी ऊर्जा उसके अंदर है, तो अगर हम छोटा सा फॉर्म भी अपने घर में इस्तेमाल करते हैं तो वो कितना बेनिफिशियल है, कितना फायदेमंद होगा हमारे लिए, हम कितनी चीजों को वेस्ट करना छोड़ देंगे। लेखक जो क्रिस्टोफर डन है, ये कहते हैं कि पिरामिड एक ऐसा यंत्र है जो पृथ्वी की तरंगों के साथ प्रतिक्रिया करता है, यानी जो हमारी धरती है ये भी कुछ तरंगे छोड़ती है, और इन्हीं के साथ वो एक प्रतिक्रिया में रहता है, और फिर इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये जो धरती की ऊर्जा है उसी के साथ पिरामिड अपनी ऊर्जा को साथ समानांतर काम करता है, और फिर जो धरती की उस ऊर्जा है को वो विद्युत ऊर्जा में, यानी बिजली की में बदल देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। बोरिस कहते हैं, जब टॉम डेनले के साथ कुछ प्रशिक्षण किए गए तो किंग्स चैम्बर में बार बार अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा की गूंज महसूस हुई, जिनको उन्होंने एक शार्प कॉर्ड जैसा बताया। एफ शार्प पृथ्वी की तरंग के साथ मेल खाती है तथा इस तरंग को पवित्र माना जाता है। जो एफ शार्प एक कॉर्ड थी, बोरिस ने जब ये गीजा पिरामिड्स में रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने ये पाया कि जो किंग्स चैम्बर है, हमने पहले ही ये बात बताई थी कि किंग्स चैम्बर में सबसे ज्यादा ऊर्जा एकत्रित होती है, और उन्होंने जब प्रशिक्षण कर रहे थे वो, तब उन्होंने किंग्स चैम्बर में बार बार एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा की गूंज उनको महसूस हो रही थी, और तभी उनको
वो उस ऊर्जा को उन्होंने एफ शार्प कॉर्ड के जैसा बताया था। एक बिल्कुल शार्प कॉर्ड होती है ना, मतलब लाइन बिल्कुल तिखी सी, उसकी तरह बताया था, और उन्होंने उसका नाम एफ शार्प रखा। और एफ शार्प जो तरंग होती है वो हमारी धरती के साथ बहुत ज्यादा मेल खाती है, इसीलिए वो बहुत पवित्र भी मानी जाती है। तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि पिरामिड के अंदर जो गीजा के पिरामिड्स है वो कहीं ना कहीं हमारी इस पूरी धरती को बैलेंस कर रहे हैं। फिर आते हैं लेखक जोपॉर। ये कहते हैं कि पिरामिड का जो आकार है एक शक्तिशाली ऊर्जा रखता है जो कि स्थूल कणों के चारों तरफ ऊर्जा का घेरा यानी एक बुलबुले जैसा बना लेता है और एक कवच की भांति उन स्थूल कणों की रक्षा करता है। वह कहते हैं कि यह अज्ञात है कि पिरामिड के नीचे यह स्थूल कण इस ऊर्जा का घेराव कैसे बनाते हैं, परंतु हम इस ऊर्जा का घेरा स्थूल कणों के चारों ओर नाप सकते हैं। आप एक समझिए एक बात को, ये जो पिरामिड है जो भी इतनी ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा रखता है कि जो भी स्थूल कण के होते हैं, यानी जैसे हम हो गए या बड़े स्थूल यानी बड़े ऐसे कण होंगे, उनके आसपास एक सुरक्षा चक्र जैसा एक घेराव करेगा। मतलब अगर मैं पिरामिड में बैठी हूँ तो एक बबल की तरह, एक बुलबुले की तरह घेराव होगा मेरे आसपास। और ये बनता कैसे है वो नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं पता, लेकिन इसको मापा जा सकता है। पिरामिड ऊर्जा क्षेत्र या बुलबुले जैसा घेरा सूर्य चक्र के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील है। सूर्य चक्र जो है, यानी सूर्य जो है हमारा एक पूरा 11 साल में एक चक्र लगाता है, वो उसके प्रति बहुत संवेदनशील है। यह प्रतीत होता है कि पिरामिड ऊर्जा क्षेत्र सूर्य से निकले न्यूट्रॉनों कणों से बना हुआ है। कुछ कण होते हैं जिनको न्यूट्रॉन कहते हैं जो सूर्य से निकले हैं, वो मानते हैं लेखक जोपॉर कहते हैं कि वो उनसे बना हुआ है। उन्होंने खोज की कि यह ऊर्जा क्षेत्र को कम या ज्यादा किया जा सकता है और ध्वनि के साथ भी इसका संबंध है। यह बहुत ही रोचक विषय है कि 51.5 साइकिल सेकंड फ्रीक्वेंसी तथा मान पिरामिड का ढलाव भी 51.5 डिग्री इतना है। मतलब आप ये समझिए कि ये इन्होंने खोज की थी कि इसका जो क्षेत्र है वो भी बढ़ाया जा सकता है और कम किया जा सकता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो 51.5 जो सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है वो पिरामिड के एंगल के साथ मेल खाती है, तो इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो है। इसीलिए जो वाद्य होते हैं, जो संगीत वाद्य होते हैं, वो भी उसके साथ एक मेल खाते हैं, क्योंकि उनसे भी तो ध्वनि निकलती है और ध्वनि भी तरंगों की ही फॉर्म में निकलती है। लेखक कार्ला रुकरेट और डॉन एल्किनस और जिम मैककार्टी, इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक है लॉ ऑफ वन। इसमें बताया कि सभी बड़े पिरामिड हमारे ब्रह्मांड तथा हमारे स्वयं की जुड़ी हुई शक्तियों की एकता यानी मिलने से बने। मतलब हमारे ब्रह्मांड और हमारे अपने अंदर जो शक्तियां हैं उनको मिलने से बने हैं। हमारा ब्रह्मांड यानी हमारी सारा जो ब्रह्मांड हमारे आसपास है और हमारी शक्ति से। पिरामिड के जो पत्थर है वो चेतना शक्ति का भंडार है। समाज में बिना आत्मा ज्ञान यानी शरीर या मन या आत्मा की अस्थिरता के पिरामिड की संरचना को समझा नहीं जा सकता। इसीलिए हमें भी अपनी आत्मा को विकसित करना है ताकि हमें उसको समझ पाए, और जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे बहुत ही पवित्रता के साथ इस्तेमाल करें। पिरामिड वह स्थान है जिसके अंदर बैठकर हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करके अपनी प्रकृति के साथ अखंडता यानी एकता का भाव समझ सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस ऊर्जा के साथ कितनी देर तक अपना संबंध बनाते हैं और स्वयं के साथ हम कितनी गहराई तक जुड़े रहते हैं। अब ये हमारे ऊपर ही तो निर्भर करता है। हम अगर रोज पिरामिड को अपने पास रखें, अपने साथ रखें, तो हम उसकी चेतना को अपने ध्यान करते समय उसके अपने पास रखें, अपने साथ रखें, उसके अंदर रखें, तभी हम धीरे धीरे एक
ब्रह्मांड में और खुद में एक समन्वय, एक समानता बना सकते हैं, जान सकते हैं उनको, और अपनी आत्मा को भी विकसित कर सकते हैं। हमारा शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, साथ में हमारी आत्मा भी नई चीजों को स्वस्थ रहने में को एक्सेप्ट करेगी, और ये हमारे ही ऊपर होता है कि हम उससे कितनी दिन तक कनेक्शन बना के रख सकते हैं। तो बुद्धा मैत्री द क्राइटर ये कहते हैं कि जो 51 डिग्री 51 मिनट्स का जो कोणीय पिरामिड है, एक ऐसा आकार है जहां मनुष्य की ऊर्जा, पृथ्वी की दैवीय ऊर्जा शक्ति तथा अन्य दैवीय ऊर्जा शक्तियों जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, उनका सीधी तथा दैवीय संबंध स्थापित होता है। मतलब एक बहुत ही दैविक और दिव्य संबंध इस पिरामिड के एंगल के द्वारा, ये जो हमारा हमारी धरती के लिए जो 51 डिग्री 52 मिनट्स का जो एंगल है, उसकी वजह से पिरामिड में हमारे अंदर और इस पूरे जगत में जितनी भी दैवीय शक्ति हैं उनके साथ एक संबंध स्थापित होता है। प्रतिदिन पिरामिड ध्यान सेवा प्राकृतिक रूप से हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है हमारे आत्मिक विकास के लिए। तो पिरामिड शक्ति का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आत्मिक विकास के लिए, क्योंकि उसके अंदर ध्यान करने से हम आसपास की सारी चीजों को समझेंगे, अपने अंदर खुद को जानेंगे। पिरामिड के भीतर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमारी विकृत आदतों में बदलाव आता है तथा संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिलता है। आप कभी देखिएगा, बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि उन पिरामिड का इस्तेमाल करने के बाद से उन्होंने कई जगह पे कई आदतों को छोड़ दिया है। उनको साफ सफाई की आदत लग गई कि नहीं, उनको साफ रखना है। उन्होंने अपनी हर चीज को सही तरीके से एक पैटर्न में सही तरीके से रखना शुरू कर दिया, अपने अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस किए। जैसे बहुत सारे मास्टर्स हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां काफी सही हो गई, काफी वो बेटर हो गए, उनकी इतनी दवाइयां चलती थी, उनकी दवाइयां भी कम हो गई। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जिंदगी में अगर हम बीमार नहीं भी हैं तब भी हमें पिरामिड का और ध्यान का करना ही चाहिए। जोनिता हॉय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वो कहती हैं कि यह लेखिका बायो रेजोनेंस ऑफ सेंट्रल एनर्जी लेवल सिद्धांत पर काम कर रही है। ये एक सिद्धांत है, बायो रेजोनेंस ऑफ सेंट्रल एनर्जी लेवल। वो कहती हैं कि पिरामिड के नीचे जो रखा पानी है, चार्ज होने के अगर पिया जाए या बाहर से ही प्रयोग किया जाए तो ये शरीर के भीतर होने वाली क्रियाओं को संतुलित करने में काम करता है। हमने पहले भी इस बारे में जाना था कि पिरामिडाइज जल जो है, पिरामिड के अंदर जो चार्ज जल है, उसके कितने फायदे हैं। तो यही उन्होंने रिसर्च में बताया कि वो अगर हम अंदर यूज करेंगे, पीने के लिए यूज करेंगे या बाहर से या नहाने के लिए या किसी भी और तरीके से यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे जो कार्य है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, उनके जो कार्य हैं, उनको सही कर देता है। अगर हमारी क्रियाएं सही हो गई, इस तरीके से हमारे शरीर सही रहेगा तो हम सब काम कार्य कर पाएंगे ना, स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर फिलिप फ्लॉ पिरामिड का प्रयोग ध्यान में सूक्ष्म शरीर की यात्रा के लिए कहते हैं। अमेरिका तथा मिस्र देश के पिरामिड का प्रयोग सूक्ष्म शरीर की यात्रा करने के लिए होता है, क्योंकि यह आकार भूमि के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत ऊर्जा संग्रहित करता है। मतलब ऊर्जा ये ऊपर संग्रहित कर रहे हैं। तो जब हम अपने आप को, अपने सूक्ष्म शरीर को भी जान सकते हैं, अपने अंदर के अपने सारे रहस्य को हम जान सकते हैं अगर हम इसमें ध्यान करें। समय लगेगा पर वो चीज मिलेगी जरूर। पिरामिड एक विशालकाय शीशों जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है की तरह काम करते हैं। यानी शीशों, यानी जो जैसे शीशे होते हैं, बहुत बड़े बड़े शीशे की तरह काम करते हैं। जब मास्टर्स इसके अंदर बैठकर ध्यान करते हैं तो यह संग्रहित ऊर्जा पिरामिड के भीतर ब्रह्मांड की पैरामैग्नेटिशियम ऊर्जा की गूंज पैदा करता है
अर्थ है कि बाहरी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को हटाकर अंदर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचकर दिशा देता है तथा सूक्ष्म शरीर की यात्रा या शरीर के ऊपर उठ जाना ऐसी स्थिति बनती है। डॉक्टर फिलिप काल्गन ने एक टावर के आकार का ढांचा तैयार किया जिसमें मनुष्य के इंफ्रारेड रे तथा पैरामैग्नेटिक शरीर का घेरे को नापा जा सकता है। इस तरीके से आप जब भी कभी ध्यान करते हैं या पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है और आपको अंदर एक गर्मी भी लगती है कभी कभी। तो वो क्या है, वो आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है, वो आपके अंदर वो ऊर्जा भर रही है। इसीलिए इस तरीके के रिसर्चेस में ये पाया गया है। पिरामिड वास्तु, प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र भट्ट जी, ये भारतीय एक एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता है। इन्होंने पिरामिड और वास्तु को एक साथ मिला दिया और एक बहुत ही नई चीज का इन्होंने आविष्कार किया। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पिरामिड ऊर्जा पर गहन अध्ययन किया और अनेक पिरामिड यंत्रों का भी आविष्कार किया। वास्तु को पिरामिड ऊर्जा से जोड़कर इन्होंने बहुत लोगों को स्वस्थ किया है। तो जब वो कोई भी पिरामिड यंत्र होता है उसको सही जगह पर, वास्तु के हिसाब से सही जगह पर रख दिया गया तो बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम सही हो गई और बिना बात की तोड़फोड़ भी नहीं करानी पड़ी, ना ही कहीं कुछ चेंज करना पड़ा। बस एक यंत्र को अच्छे से रख दिया गया और वो उन्होंने खुद से ही डिजाइन किया था। कीर्ति ब्रेतई जी मॉडर्न वास्तु एनर्जी साइंस के संस्थापक हैं। आगरा में उनका दयाघर सेल्फ केयर सेंटर नाम से चिकित्सा केंद्र है। लंबी बीमारी के कारण दवाइयों के दुष्प्रभाव से उनका लिवर और किडनी काम नहीं कर रहे थे। उस समय उन्होंने डॉक्टर बैक्स्टर द्वारा लिखित एक पुस्तक पढ़ी जिसमें पिरामिड ऊर्जा, विश्व ऊर्जा और डाउजिंग के प्रयोगों के बारे में विस्तृत जानकारी थी। इसे पढ़कर उन्होंने पिरामिड ऊर्जा पर स्वयं शोध करके अपने घर में अनेक पिरामिड लगाए। 2 साल में उनकी किडनी और लिवर ठीक हो गए। आप सोचिए, ये खुद का किया हुआ एक प्रयोग है और खुद को उन्होंने इस तरीके से ठीक किया कि कहाँ उनका लिवर और किडनी काम नहीं कर रहे थे और कहाँ उनका 2 साल में वो ठीक हो गए। तो इसीलिए ये आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद भी पिरामिड को इस्तेमाल कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को मैं यही समाप्त करूंगी छोटा सा कोट के साथ जो ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी का है कि चेंज ऑफ परसेप्शन ऑफ लुकिंग इनटू लाइफ, यानी जीवन को देखने का नजरिया बदलिए, आपका जीवन सुखद हो जाएगा। आपने अगर जीवन को देखने के नजरिए को बदल दिया तो इतना सुखी जीवन आपको कभी नहीं मिलेगा। आपने कभी समझा ही नहीं होगा कि इतना सुखी भी हो सकता है, सब कुछ इतना अच्छा भी हो सकता है। दिक्कतें हमेशा हमारी लाइफ में आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है और जब वो हम सीख लेते हैं, उनके सीखने उसी से हमारी आत्मा का विकास होता है और उन एक्सपीरियंसेस को, उन अनुभव को लेने के बाद उसे यहीं छोड़ के हमें जाना है, बस उससे जो सीख है वो लेके जानी है। तो आज का ये जो सेशन है क्वांटम लाइफ का 13वां एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर आपसे मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए नमस्ते।